हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो थोड़ी सी वीडियो में लेट हो गई हमको बनाने में, और कल आपके सोशल साइंस का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट हमको मिला कि आपने हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं। सोशल साइंस के पेपर के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस वगैरह इसके लिए बनाइए, ताकि कल की प्रिपरेशन किस तरह से की जा सके उसका अच्छे से हमको एनालिसिस हो पाए। तो ठीक है, देर सही, लेकिन चलिए वीडियो तो फिलहाल आ रही है। जितनी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, अगर आपने उनको अच्छे से समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप कल के पेपर में अच्छा मार्क्स जो है स्कोर करके निकलेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि हमारा ये जो सोशल साइंस का पेपर होता है ये काफ़ी लेंदी होता है। आते तो 18 क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स के, साइंस के, इंग्लिश वगैरह के आपके पैटर्न बने हुए हैं सीजी बोर्ड में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर सोशल साइंस के भी 18 क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी लेंदी होता है और लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। तो इसका एक तरीका ये समझिए कि इसमें सोशल साइंस का जो पेपर है इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिनको आप बगैर पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे कुछ ही क्वेश्चन है जिसका आंसर प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, यानी याद करके आप उसको लिखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जिसको सिर्फ पढ़ के आप अपने शब्दों में आंसर भी लिख देते हैं, और लिखने का क्राइटेरिया बस अगर आपने पूरा कर दिया तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए, आप परीक्षा बोर्ड उठा लीजिए या जो भी किताब आपके पास है। मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और उतने क्वेश्चंस एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। कल का एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। और टेलीग्राम चैनल में हमने ऑलरेडी 4 सेट एक्सपेक्टेड पेपर के भेज रखे हैं, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन होइए। एक्सपेक्टेड पेपर वहाँ से चारों सेट के पढ़ लीजिए, एक एक बार रीड कर लीजिए, मेन मेन पॉइंट पढ़ लीजिए और अपने शब्दों में आंसर बना के लिख के आ जाइए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जो आपके सबसे बड़े मार्क्स यानी 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनकी, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबरों की। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज भी यहाँ से मार्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को पकड़ते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 होता है वो 6-6 नंबर का आता है, तो 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होता है वो 5-5 नंबर का आता है, तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, 12 और 10 22 नंबर, और 15 नंबर का आपका MCQ वगैरह आता है, तो 22 और 10 32 और 5 37 नंबर, 37 नंबर आपके यहाँ से ऐसे ही स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको अपने से अच्छे से मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेड पेपर हमने भेजा है टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से जितने आपके MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है इस परीक्षा बोर्ड में, जहाँ से आपके 6 नंबर के सवाल आते हैं, वो है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है ये तो आप जल्दी जल्दी एक एक बार पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें हम अभी टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं 5 नंबरों के लाइक, वो कौन से क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड देयर सोशल कंसर्न। और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो खाली हम सेलेक्टेड क्वेश्चन को छांट रहे हैं यहाँ से, उसको देखिए कैसे कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो एक एक शब्द में इसको पढ़ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसको हिंदी में समझ लीजिए, आप अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सिर्फ 6 पॉइंट लिखना है, समझ रहे हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें खाली 5 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में खाली 4 पॉइंट, और 3 नंबर के क्वेश्चन में खाली 3 पॉइंट। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब अपना परीक्षा बोर्ड देखेंगे आप उसमें देखेंगे हर क्वेश्चन में कहीं 10 पॉइंट लिखा है, कहीं 15 पॉइंट लिखा है, कहीं 8 पॉइंट लिखा है, तो इतना लंबा आंसर देखने के बाद मन नहीं करता कि उसको पढ़ें। तो ये तरीका याद रखिएगा, 6 मार्क के क्वेश्चन में खाली 6 पॉइंट ही आपको लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखना है। समझ गए, तो इसको आप फॉलो करेंगे, ध्यान से एकदम समझिए। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए। पहला तो एज कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल। दूसरा, भारत का ही नागरिक होना चाहिए। तीसरा, पागल नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, बैंक द्वारा बैंकरप्ट डिक्लेयर ना होना चाहिए। और चौथा, ही या शी शुड
पासेस द क्वालिटीज ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर की सभी क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट इज द जुडिशरी वर्क ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, कौन सा काम, जुडिशरी, जो कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वाई दिस वर्क इज नॉट गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, ये जो काम पार्लियामेंट को दिया गया है जुडिशरी का, ये काम सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पढ़ के समझ लीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं यही स्टेटमेंट आपको लिखना है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपने प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, उसके बाद इधर के क्वेश्चंस कुछ हम लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आप प्रिपेयर करिए। देखिए, हाउ इज लॉस मेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में नियम कैसे बनते हैं, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आंसर आपको यही लिखना है। सोशल में यही एक फायदा रहता है कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो अगर आपको ये दिख जाता है कि पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या हेल्प लेनी पड़ती है, कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आप सेम आंसर को हर तरह के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द रीजन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ वुमेन कैन नॉट कम इन लोकसभा बाय इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान लोकसभा में पर्याप्त मात्रा में वुमेन कैंडिडेट क्यों नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए पेज नंबर 98 में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। इन इंडियन डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर वर्क लाइक एन एक्सिस, ही शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक एंड बिकम डिक्टेटर, फॉर दिस विच मेथड आर प्रिसाइज। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है कि इंडियन डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर एक एक्सिस की तरह होता है। जैसे गाड़ी चलता है ना, तो दोनों चक्के जिस पर फिट रहते हैं एक्सिस, अगर एक्सिस नहीं होगा, एक्सल नहीं होगा तो चक्के नहीं चलेंगे। तो वही रोल प्राइम मिनिस्टर प्ले करता है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, डेमोक्रेसी सिस्टम में। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप इसको बना सकते हैं, इन्हीं को लिख सकते हैं तोड़ मोड़ के। ठीक, तो ये इसमें करना क्या है, एक एक बार पढ़िए और ये हेडिंग याद रखिएगा, डिस्कशन ऑन बिल, एडजर्न मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस तरह करके हेडिंग याद रखिए और एक एक बार इनको पढ़ के अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था इधर ये पार्लियामेंट वाला, हाउ इज लॉ मेड इन पार्लियामेंट, इसको आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6वां। इन द मेकिंग ऑफ लॉ, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है नियम बनाने में, लॉ बनाने में, जो कानून बनता है ना पार्लियामेंट में, उसमें पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। तो ये सभी रोल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एकदम प्रिपेयर करना है इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर क्या होता है, पावर का फंक्शन क्या होता है, यानी रोल आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकता है, उसके पास कैसी कैसी पावर होती है। तो ये आंसर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा आंसर, देखो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, कई तरह के पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, और एक इमरजेंसी लगाने वाला पावर होता है, फाइनेंशियल पावर हो गया, जुडिशल पावर हो गया, इमरजेंसी पावर भी होता है, इसमें शायद नहीं लिखा है। प्रेसिडेंट हमारा जो है वो इमरजेंसी भी लगा सकता है, तो इमरजेंसी पावर भी होता है प्रेसिडेंट के पास। बहरकैफ इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो उसमें आप देखेंगे ना, जो मैंने पेपर भेजा है आपके टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहरकैफ देखिए, इसमें इसी में 5 पॉइंट बना दिया, अगले में 6 पॉइंट बना दिया, फिर अगले में 3, 4, 5 पॉइंट बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुल मिला जुला के 6 पॉइंट लिखने हैं, 6 से 7, 8 पॉइंट, ज़्यादा बड़ा किया तो 8 पॉइंट। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो 150 शब्द लिखने रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम 3 पन्ना लिखेंगे, 4 पन्ना लिखेंगे तभी हमारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, बिल्कुल नहीं। 150 शब्दों में अपना आंसर लिखना है, वो 1 से 1.5 पेज बनता है। तो 1 पेज 1.5 पेज अगर आपने लिख लिया तो 150 शब्द पूरे हो जाते हैं और आपका पूरा पूरा आंसर आपको मिल जाता है। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट का जो बेसिक पावर होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। एग्जीक्यूटिव पावर 2-3 पॉइंट यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर 2-3 पॉइंट यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, इसी प्रकार से फाइनेंशियल पावर, जुडिकल पावर, इनको प्रिपेयर कर लीजिए 2-2, 3-3 पॉइंट, ये आपका काफ़ी है, ये आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी कभी कभार हमसे पूछा जाता है, राइट द आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। इसको कई तरह से पूछा जाता है, जैसे पार्लियामेंट को डिज़ाइन करिए इस तरह से, पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं, ऐसा ही नहीं लिखा रहेगा, आपसे पूछ देगा पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करिए,
राज्यसभा लोकसभा के हिसाब से बांट के। तो इसको एक झलक आप पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। ओके, ठीक। इंडियन पार्लियामेंट का ये फंक्शन आप पीछे पढ़ चुके हो, जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा था वही चीज़ें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रल फंक्शन है, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनेंशियल पावर है, ये सब अभी जो आपने यहाँ पर पढ़ा ना, पार्लियामेंट का रोल, पावर, वही है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड टॉपिक है, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारा हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ नहीं। तो इसको आराम से प्रिपेयर करिए, छोटा सा आंसर है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या होता है उसको पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़िए। फिर यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड इनडायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टली नहीं। द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बाय इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी पार्टी जीतती है इलेक्शन में, उसका सभी मिल करके पार्टी वाले अपना एक हेड बना देते हैं, उसी हेड को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शन होते हैं, अब यहाँ देखोगे ना तो यहाँ 15 पॉइंट लिखा है, देखो फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये देखोगे 15 पॉइंट लिखा है। तो 15 के 15 पॉइंट याद नहीं करने, 3-4-5 पॉइंट याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस साल भी इसके आने की चांसेस है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है फ्लो चार्ट के माध्यम से, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, तो इसको भी एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, ये आ सकता है परीक्षा में। तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 से हो गया। अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15। यहाँ से भी 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आप पढ़ लेंगे सामने के जो भी MCQs वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको समझिए ना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आता है, इसमें वोटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये पढ़ लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय वोटिंग बिहेवियर, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप, इसके बीच में डिफरेंस, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रेशर ग्रुप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज वोटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर पढ़िए आप। वोटिंग बिहेवियर जो मैंने पीछे आपको मार्क करवाया उसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से एक बार, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है यहाँ पर देखिए, विच प्रेशर ग्रुप हैज द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल ग्रुप, इसको पढ़िए। इन डेमोक्रेसी वाई इट इज नेसेसरी टू हैव राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी में जरूरी क्यों है कि ऑर्गेनाइजेशन बना के रखें, ऑर्गेनाइजेशन बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद वोटिंग से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है हमारे ये वाले, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग अंडर 6 हेडिंग। तो वोटिंग वाले ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये सब आप अपने से लिख सकते हैं, कोई बहुत इसमें तीर नहीं चलाना आपको। 6 रीजन ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर इन वोटिंग, जब वोटिंग होती है, चुनाव जब होता है तो उसमें महिलाएं बहुत कम क्यों उपस्थित होती, बहुत कम वोट क्यों देती, उसका कारण क्या है। अब अपने शब्दों में इन सभी आंसर को लिख सकते हैं, एक एक बार पढ़ लीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर ग्रुप, जो मैं पहले बता रहा था, प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज द बेटर गवर्नमेंट, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। इतने क्वेश्चन यहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये काफ़ी हैं वोटिंग से रिलेटेड। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो यहाँ पर शायद नहीं दिख रहे हैं, जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ वोटिंग से रिलेटेड, तो वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, जो हमने पेपर भेजा हुआ है ना वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सोशल में होता ही है कि एक आंसर को आप दूसरे में भी चला सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो देखो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15, ये 2 चैप्टर जितने क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं आप आराम से इनको पढ़ लीजिए, आपका प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हम आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए ना, चैप्टर 13 है और चैप्टर 15 है, इसमें 2-2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, बनाना कोई एक रहता है। दोनों क्वेश्चन चैप्टर 13 से रहेंगे, दोनों क्वेश्चन चैप्टर 15 से रहेंगे, समझ गए। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना 5 मार्क्स लिख दिया है ना, ये 6 मार्क के क्वेश्चन है। ये जो शुरू में हमने लिख दिया था ये 6 नंबर के क्वेश्चन वाले जी हैं, गलती से 5 लिख दिया मैंने ना।
और दूसरा जो है ये जो चैप्टर 13 है, यहाँ से भी 6 मार्क के आएंगे। ये 5 हमने गड़बड़ी कर दिया, ये 6 नंबर वाले चैप्टर हैं जी। ठीक, अब हम 5 नंबर के चैप्टर की तरफ आते हैं। 5 नंबर में सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। ये है 5 नंबर का चैप्टर। ठीक, ये सब आप अपने से पढ़ लेंगे। देखिए एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा गया है, इसको एक एक बार आप पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा 5 नंबर का, इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ से जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से दिखेगा आपको, और यहीं से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी दिखेगा। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आएंगे भैया, समझ गए? तो 5 नंबर वाले भी आएंगे यहाँ से, 2 नंबर वाले भी आएंगे और 4 नंबर वाले भी आएंगे। 5 4 2 हर तरह के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से दिखेंगे आपको, तो 2 के बजाय 3 नंबर कर लीजिए। 2 या 3 अल्टरनेटिव बदल बदल के ऐसे दिखते रहते हैं, 2 और 3 मार्क के, 4 मार्क के यहाँ से आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सबको पढ़िए। देखिए 2019 वगैरह में आए हैं, 23 में आए हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसको पढ़िए, 2 जेड क्रॉप्स क्या हैं ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, विच क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर, ये सब एक एक नंबर 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 2 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन है यहाँ पर ना छोटे छोटे, इनको पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर प्रोडक्शन इंक्रीजेज विथ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ अपना जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करना है, क्यों ज़रूरी है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम लोग अपनी फसल को क्यों इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा बढ़ाएंगे। भैया डिमांड बढ़ते जाएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए फसल का उत्पादन भी उतनी तेज़ी से बढ़ानी पड़ती है। व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ लिवलीहुड ऑफ इंडियन पीपल, भारत में रहने वाले लोगों का मेन जो है वो क्या रोजगार है, किस पर डिपेंड है उनकी जीविका, ये बताना है। ठीक है, जैद क्रॉप्स इसको पढ़िए, रबी क्रॉप्स पढ़िए, 2 2 नंबर में आते हैं। खरीफ क्रॉप्स भी पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन अन्ना आपको दिखेंगे एक्सपेक्टेड पेपर जो हमने भेजे हैं उसमें, तो इसके आने के चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा हैं। भारत को एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों बोला जाता है, तो एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन पक्का आता है, फिक्स रहता है। ग्लोबलाइजेशन देखिए, एक पूरा चैप्टर आएगा पीछे ग्लोबलाइजेशन का, तो वहाँ पर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 21 में ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कई तरह के सवाल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, इसके अलावा जो 2023 में आया है वो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप इनको जरूर प्रिपेयर करके रख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। सेम आंसर आप हर जगह चला सकते हैं, भारत में एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है। 5 पॉइंट में आपको लिखना है, 3 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, जितने नंबर के क्वेश्चन आया, 5 नंबर का आता है तो 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो एक तो हो गया चैप्टर नंबर 3। अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है चैप्टर नंबर 6 से, ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ से भी हमको 5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है चैप्टर 6 से। ठीक है, और इसमें से सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम ही चांसेस हैं छोटे क्वेश्चन बनाने के, तो छोटे क्वेश्चन देखोगे नहीं आते, बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। अब इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए बड़े क्वेश्चनों में सबसे पहले इसमें सेटलमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट इज दैट प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग मेक सुटेबल प्लेस फॉर हिम टू लिव इन, आदमियों के, इंसानों के लिए रहने के लिए जगह को सूटेबल बनाना, ये ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है, जहाँ वो शांति से रह सकें अच्छे तरीके से। अब सेटलमेंट क्यों जरूरी है, ये कितने टाइप के हैं, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट का क्वेश्चन आता है 5 नंबर के लिए, याद रखिएगा, आगे हम कहीं पर खोजते हैं मिल जाएगा। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट एक बार पढ़ लीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको अर्बन सेटलमेंट यहाँ से प्रिपेयर करना है। एक ये क्वेश्चन है, राइट एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ वेरियस फैक्टर ऑफ क्लाइमेट अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसमें से अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट पढ़ना है, तो रूरल सेटलमेंट जहाँ पर भी दिखता है उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, और अर्बन सेटलमेंट जहाँ पर दिखता है इसको पढ़ लीजिए। ड्यू टू अर्बनाइजेशन व्हाट आर द प्रॉब्लम अराइसेस,
अर्बनाइजेशन होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस हर हाल में पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, रूरल सेटलमेंट कितने टाइप का होता है इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट वाइज अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो 5 से 6 पॉइंट काफ़ी होता है। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट पढ़ लीजिए, रूरल सेटलमेंट पढ़ लीजिए, बस हो गया। अर्बनाइजेशन ही आपका अर्बन सेटलमेंट है, और रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट का डिफरेंस पढ़ लीजिए, आप अपना आंसर बना ले जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 हो गया, जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 16 में, जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, चैप्टर नंबर 16। तो जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे वैसे आप भी अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए, कॉपी में मार्क कर लीजिए। ये है चैप्टर नंबर 16। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 16 से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो 5 के अलावा आपको यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं। तो 3 मार्क के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिखेंगे वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग। 3 मार्क के क्वेश्चन में ये देखो, जो नियमगिरी करके क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी दिखे आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, नियमगिरी करके जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सब आपको पढ़ने हैं। ठीक ठीक ठीक, और यहाँ से 3-3 नंबर के लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। वाई कमिटी ऑफ 100 कुड नॉट रन पीस मूवमेंट सक्सेसफुल इन ब्रिटेन। पीस मूवमेंट से रिलेटेड, ये नियमगिरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक, एक ये क्वेश्चन है, देखिए इधर जितने क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। इन जापान वाई डिसआर्मामेंट मूवमेंट स्टार्ट फॉर पीस। एक तो डिसआर्मामेंट का क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। ठीक है, लेकिन ये 5 नंबर के लिए आता है डिसआर्मामेंट। कभी कभार 2-3 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिए। जापान में डिसआर्मामेंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? शांति के लिए। ठीक, फिर ये देखिए राइट द एम्स ऑफ पीस मूवमेंट, इसको भी पढ़ लीजिए। ये 2 चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो गई। ठीक, इसके बाद ये पढ़िए, द विक्ट्री ऑफ नियमगिरी सत्याग्रह वॉज टेकन प्लेस बाय हुज डिसीजन, ये पढ़ लीजिए। ठीक, नियमगिरी से रिलेटेड हर क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसआर्मामेंट, ये हर हाल में पढ़ लीजिएगा। डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, यानी हमारा जो यूएनओ है या बाकी जो क्या बोलना चाहिए यूनियन है, वो हर देश में हथियार बनाने के लिए जो भी कंपनियां काम करती हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाती हैं, दबाव बनाती हैं कि भैया तुम बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार, एटम बम हो गया और दूसरे एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ना ज़्यादा बेचेंगे, ना ज़्यादा खरीदेंगे। ये होता है डिसआर्मामेंट। तो एक बार आप पढ़ के आराम से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि पूरे दुनिया में शांति बना के रखनी है। किसी देश में सबसे ज़्यादा वेपन हो जाएगा, अमेरिका जैसे, तो गुंडागर्दी करने लगेगा, दूसरों को आंख दिखाएगा, दबा के रखेगा। तो इसमें आप सारे पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, सोशल मूवमेंट को प्रिपेयर करिए, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इधर तो बाकी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आप बचपन से जान रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, RTI बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिए। पीस मूवमेंट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो यहाँ पीछे आया हुआ है ना, ये पीस मूवमेंट का एम है, और यहाँ से पीस मूवमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पीस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसको हर हाल में पढ़ लेना। ठीक है, सोशल मूवमेंट पढ़ लीजिए, पीछे भी मैंने आपको बताया सोशल मूवमेंट पढ़ना है। नियमगिरी के जितने क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने भैया, नियमगिरी का एक क्वेश्चन इस साल परीक्षा में रहेगा। ठीक है, बाकी तो इसमें और ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं दिखता। यहाँ देखिए नियमगिरी लगभग हर जगह सेम आपको मिलेगा, तो 2-3 जगह है नियमगिरी क्वेश्चन, लेकिन आप उसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। डिसआर्मामेंट के भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं जहाँ जहाँ भी दिखेंगे। ठीक है, तो एक एक बार पढ़ेंगे। हर तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हो गया इतना ही है। डिसआर्मामेंट क्यों जरूरी है, हर तरह एक ही सवाल कई तरीके से पूछा जाता है और एक ही जवाब आप सब में कोट कर सकते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 16 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, जो कि बैंक से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। ये है मनी एंड क्रेडिट, बैंकिंग से रिलेटेड है। यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, 5 नंबर के। ठीक है, चैप्टर नंबर 18, एक तो 5 नंबर का सवाल यहाँ से आता है और एक आएगा 2 नंबर का। ठीक, तो 5 नंबर और 2 नंबर के सवाल आएंगे, इसका मतलब है आपको यहाँ से पूरा MCQs पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए मैच द कॉलम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के सवाल यहाँ से आएंगे, तो जितने 2-2 नंबर के सवाल हैं उनको पढ़ लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कार्ड, अब ये समझाने का टाइम नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक,
तो ये क्रेडिट कार्ड वाला आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट बैंक अकाउंट इन विच पीपल कैन डिपॉजिट मनी, इसको पढ़ लीजिए। इधर जितने 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आफ्टर 30 ईयर्स व्हाट कैन बी द न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी, 30 साल के बाद पैसे का, मनी का नया रूप क्या हो जाएगा। ठीक, मनी क्या चीज़ होता है, क्रेडिट क्या चीज़ होता है, ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। कैशलेस पेमेंट क्या चीज़ होता है, मनी इश्यू क्या चीज़ है, मार्केट का क्या मतलब होता है। इधर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का आएगा। ठीक है, चेक क्या चीज़ है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। करेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, ये सब बैंकिंग से रिलेटेड आराम से आप अपने शब्दों में इसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन हमारे सवाल हैं वो ये हैं, यहाँ देखिए। पेमेंट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ ईजियर देन थ्रू द चेक, यानी आजकल हम लोग जो यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हैं वो चेक से ज़्यादा आसान क्यों है, क्योंकि चेक को भेजने में टाइम लगता है और यूपीआई पेमेंट से तुरंत पेमेंट खाते में चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए देखिए, फंक्शन ऑफ बैंक, ये हर तरह के बैंक का फंक्शन है और इसमें एक रिजर्व बैंक के लिए भी पूछा जाता है, वो भी कहीं पर आएगा, उसको भी हम मार्क करते हैं। राइट द वेरियस फंक्शन ऑफ, यही है, देखिए यही क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक। तो एक तो फंक्शन ऑफ बैंक पढ़ लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस साल आने के चांसेस हैं, और रिजर्व बैंक का फंक्शन पढ़ लीजिए, इस साल आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको हर हाल में पढ़ेंगे आप, चाहे कुछ पढ़ें चाहे मत पढ़ें। ठीक है, दूसरा फंक्शन ऑफ मनी आपको पढ़ना है। ये मनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट पावर। ये हेडिंग बस याद रखिए, एक एक बार पढ़ लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए, हेडिंग बस सेम रखना। ठीक है, बाकी अंदर कुछ भी लिख सकते हो, समझ गए, आंसर मिलता है। दूसरा देखिए, फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन वन हैंड इंक्रीजेस अवर इनकम एंड ऑन द अदर हैंड वी आर कॉट इन द नेट ऑफ लोन, हाउ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे लोन जब हम लेते हैं, लोन की फैसिलिटी जब हमको मिलती है तो एक तो हमारा इनकम बढ़ जाता है एक तरीके से, और दूसरे तरीके में हम लोन के जाल में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आप अपने शब्दों में लिख लीजिए, इसके आंसर की भी हमको ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफ में आप देखते हो लोन सब लोग लेते हैं आज के डेट में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है लोन लेती है और गले तक दब जाती है और फिर जीवन भर कर्जे चुकाती रहती है, ईएमआई भरती रहती है। ठीक है, तो लेना तो बहुत आसान है, पैसा तो आ जाता है एक झटके में, 10 लाख आ गया खाते में, लेकिन उसको चुकाने में हर महीना अब आपको ईएमआई पे करना है, 20,000, 30,000, 50,000। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई सम कंडीशन लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम, गारंटर, मॉर्टगेज एंड आर एसेंशियल फॉर लोन। लोन लेने के लिए ये सब क्यों जरूरी है, गारंटर क्यों जरूरी है, इंटरेस्ट रेट क्यों जरूरी है, मॉर्टेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इफ इंडियन रिजर्व बैंक विल नॉट कीप कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। अगर रिजर्व बैंक बाकी सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर निगरानी नहीं रखेगी, कंट्रोल नहीं रखेगी, तो क्या होगा, मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्रेडिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर है, मनमाने तरीके से ये बैंक जो है ब्याज लेना शुरू कर देंगी और आपको बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़िए। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट और गुडविल, ये हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, बस हो गया, लगभग इतना ही इसमें आपको प्रिपेयर करना है। एक और इसको एक झलक देख लीजिएगा, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड पेपर में दिए हुए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है आखिरी चैप्टर से, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 21 है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से आता है 3 नंबर का, तो 5, 3, 8 और इक्का दुक्का अगर यहां से फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू से आ गया तो 9 नंबर बन जाएगा। समझ गए बात या नहीं समझे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से 5 नंबर का आ जाएगा, जिसको 100 शब्दों में आपको आंसर देना रहता है। 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनिए, उसको 100 वर्ड्स में आप आंसर लिखेंगे। 100 शब्द मतलब कम से कम 8 लाइन, 10 लाइन, इस तरह से आप लिखेंगे। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहता है। ठीक है, 5 नंबर वाले 100 शब्द में, 3 नंबर वाले 50 शब्द में। ठीक, अच्छा 3 नंबर वालों में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन 5 नंबर वाले क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले चूंकि इसमें से 3 नंबर का भी क्वेश्चन आना है, तो छोटे क्वेश्चन यहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे जितने क्वेश्चन है। जैसे ये, व्हाट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल नियर यू प्लेस एंड विच कनेक्ट अस विद द अदर कंट्रीज। हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं और हमको दूसरे देशों से जोड़ती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच कनेक्ट अस विद फॉरेन कंट्रीज, जैसे मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, ब्रांडेड क्लोथ्स है, खिलौने हैं, जूस मशीन, मेडिसिन हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप आराम से इसके आंसर लिख सकते हैं। एमएनसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है इसको पढ़ लीजिए। एमएनसी का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी।
जो ग्लोबलाइजेशन करने के काम में आती है। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ग्लोबलाइजेशन का जनरल मतलब ये होता है कि अपने व्यापार को देश विदेश तक फैलाना। अब हमारे भारत में जो व्यापार हो रहा है उसको हम बाकी देशों में खोलना चाहते हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ट्रेड को अलग अलग देशों में फैलाना ये ग्लोबलाइजेशन होता है। और ये किसके माध्यम से हो सकता है? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अलग अलग देश में जाके खोलिए। क्या क्या करना पड़ेगा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ यहाँ से पढ़नी है। व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ लीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन के लायक है। ठीक है, ओके, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, एक एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसको पढ़ लीजिए, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। ठीक, ये इस तरह के सवाल भी आते हैं। ग्लोबलाइजेशन विल बी कंटिन्यूड, इमेजिन दैट आफ्टर 20 ईयर हाउ विल बी द वर्ल्ड, या 30 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, इसका असर। ठीक, एमएनसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द लिव्स ऑफ वर्किंग क्लास, इसको पढ़ लीजिए ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। फिर यहाँ देखिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके बीच का अंतर, ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सपेक्टेड पेपर में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद शॉपिंग मॉल छोटा सा प्रिपेयर कर लीजिए। लिबरलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एक ही तरह के क्वेश्चन आपको जगह जगह दिख रहे हैं, जैसे ये ग्लोबलाइजेशन, मैं बार बार इसको टिक लगा रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक ही तरह के क्वेश्चन है। एक जगह अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो उसके आंसर आप हर जगह कोट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वही आंसर लिखना हमको। ठीक है, फिर इसको पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। ठीक है, अब तो इसमें उतने ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ये 5 नंबर के लिए काफ़ी हैं। इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आता है आप अपने शब्दों में इसको बना ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमने 6 नंबर और 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया। अब हम आते हैं 4 नंबरों के लिए। 4 नंबर में सबसे पहले आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि कल आपका परीक्षा है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको जो है खतरे में नहीं डालना चाहता। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 देखिए, यहाँ से हमको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, और 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको 75 शब्दों में लिखना रहता है। 75 शब्द यानी मुश्किल से 5-6 लाइन, 5-6 लाइन में आपके 75 शब्द जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ना, ओके। तो 4 नंबर के लायक अब बड़े क्वेश्चन ही यहाँ से आपको पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह आप अपने से पढ़ लेंगे यहाँ से। अब ये हमारा चैप्टर कौन सा है? लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, लैंड रिसोर्सेस का चैप्टर है, सॉइल वगैरह से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? सॉइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है ना, अब क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक ये वेस्ट लैंड और बैरन लैंड, इस पर क्वेश्चन आता है। तो बैरन लैंड का क्वेश्चन तो यहाँ पर है। ठीक है, और वेस्ट लैंड का भी कहीं पर कोई क्वेश्चन होगा, वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना भैया, मिला के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक, बाकी हम आगे खोज लेते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखिए वेस्ट लैंड और बैरन लैंड के बीच में डिफरेंस, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको जगह जगह अब दिखेगा ना बार बार, तो कंफ्यूज नहीं होना, आराम से एक जगह प्रिपेयर कर लो, वही आंसर आप हर जगह लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, हाउ डज लो क्वालिटी ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी अफेक्ट ईच अदर। ज़मीन की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गरीबी के साथ उसका क्या संबंध है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। टू रिमूव पॉवर्टी, हाउ नरिशमेंट ऑफ लैंड इज़ यूजफुल। गरीबी हटाने के लिए हमारी जो ज़मीन है उसका नरिशमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, गार्डन लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के बीच में डिफरेंस, इसको देख लीजिए एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लैंड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इसके अलग अलग तरीके लिखिए। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ज़मीन से रिलेटेड। ये वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, इसको हर हाल में पढ़े रहना। एक क्वेश्चन ये है जो आपको पढ़ना है, थ्रू लाइट ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरों के ज़मीन पर कब्जा करने का, अतिग्रहण करने का क्या नियम है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है चैप्टर नंबर 4 से। 3 से तो
5 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए पहले हम कर चुके हैं। चौथा जो चैप्टर है, इस चौथे चैप्टर से चौथा चैप्टर जो हमारा है, यहां से भी हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स, जो आपको 75 शब्दों में अपने आंसर लिखने होते हैं। अब यहाँ से सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं बनता, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। 4 नंबर और 2 नंबर हर तरह के सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से दिखेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से दिखेंगे। इसमें MCQs वगैरह भी आप पढ़ लेंगे अपने से। तो इसमें जितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, उसको पढ़ लेंगे। अब ये चैप्टर क्या है हमारा, देखिए, मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें जितने छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि 2 नंबर के सवाल यहाँ से आएंगे, आराम से पढ़ लीजिए। जैसे विच मिनरल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, ये आपके उसमें दिया है एक्सपेक्टेड पेपर में, इसको पढ़ लेना बिल्कुल। कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ये मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। मेटालिक मिनरल क्या चीज़ है, आयरन है और मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें मेटालिक मिनरल कहलाती हैं। ई ऑक्शन का क्या मतलब होता है, ये भी आपके परीक्षा में इस साल पूछा जा सकता है। जब हम ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं, उसको ई ऑक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से एनर्जी क्या चीज़ है, मिनरल क्या चीज़ है, 2 मेटालिक मिनरल लिख लीजिए और उसके लिखने आयरन, ओल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल, ये 2-2 नंबर के सवाल हो गए ना। इधर आप अपने हिसाब से एक बार देख के इनको पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद सीधा इसमें 4 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बाजी मारेंगे। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ डिगिंग कॉज बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ज़मीन में गड्ढा करने से एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है। गड्ढा करना मतलब माइनिंग के लिए हो गया और किसी चीज़ के लिए हो गया, तो उससे एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या एडवांटेज हैं, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, इसको पढ़ लीजिए, इंडिया में कहाँ कहाँ है कोल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग के कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये आप पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, हाइडल पावर और थर्मल पावर के बीच में डिफरेंस, ये बिल्कुल हर हाल में पढ़ना आपको। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, हाइडल पावर यानी हाइडल पावर इज प्रिपेयर्ड विथ वाटर ऑफ वाटरफॉल, और थर्मल पावर, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, कोयला जला के हीट पैदा करके पानी गर्म करके एनर्जी बनाना। अपने शब्द में लिख सकते हैं, फिजिक्स वगैरह में आप वैसे ही पढ़ते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई तो फिर आपको याद करके लिखनी पड़ेंगी, ये वो चैप्टर है। ठीक, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सजेस्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, हो गया, बस इतना ही पढ़ना है यहाँ से, छोटा चैप्टर है, 4 नंबर आपको यहाँ से दे जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, ये भी सब ऑप्शन में रहते हैं, यहाँ से भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर। ठीक, चैप्टर नंबर 5 से भी 4 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो 4 नंबर में 75 शब्दों में आंसर देना है, 3 नंबर में 50 शब्दों में आपको अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, ये व्हाट शो द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए पर्सन सिंस बर्थ। ठीक, तो मैं मोटे मोटे क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के लाइक। उसके बाद आप 2 नंबर के जो भी चैप्टर बच जाते हैं, वहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपका सब प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 चैप्टर मुझे और बताना है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद जितने चैप्टर बच गए, वहाँ से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनका मैं अभी नंबर आपको बता देता हूँ, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से पढ़ लीजिए, ये सब सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, व्हाट आर द फिगर्स डाटा कलेक्टेड बाय सेंसस, इसको बिल्कुल पढ़ लेना हर हाल में। इसको भले पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन सेंसस वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर है हमारा। इतना पढ़ने के बाद आप आगे आ जाइए, फिर से सेंसस वाले क्वेश्चन जितने दिखेंगे, हाउ इज सेंसस फिगर डेटा इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ होल वर्ल्ड, ये तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्यों है, दिक्कत क्यों है, आप लिख सकते हैं। बहुत सारे दिक्कत हो जाता है, जनसंख्या बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन आ जाएगा, यानी ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। फूड क्रॉप्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, भैया जनसंख्या बढ़ जाएगा तो अनाज कम पड़ जाएगा। रोजगार का तो वैसे ही कमी है और जनसंख्या बढ़ जाएगा तो और कमी आ जाएगा। इस तरह करके आप इसको प्रिपेयर करेंगे। फिर सेक्स रेशियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।
जितने भी आपको सेक्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़िए, व्हाट आर द कॉज ऑफ लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया, महिलाओं में कम पढ़े लिखे लिटरेसी रेट क्यों है यहाँ पर, ठीक है, जेंट्स के कंपैरिजन में, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज फैटल फॉर द सोसाइटी, ये पढ़ लीजिए। फिर ये देखिए, सेंसस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको पढ़ना है, प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ भी आपके परीक्षा में आएंगे, इस साल चांसेस हैं कि ये आएंगे और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन जाएगा। सेक्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आप प्रिपेयर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट हर इनहेबिटेंट्स आर पुअर, इसको बिल्कुल प्रिपेयर करिए हर हाल में, ठीक है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हम सजेस्ट करेंगे। रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, ये एक बार और पहले मैं आपको बता चुका हूँ किसी चैप्टर में, इसको पढ़ लेना हर हाल में, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, बस खत्म। ये पिक्चर वाले जितने भी क्वेश्चन है इसको पढ़ लीजिए, ये इसके आंसर देना बहुत आसान रहता है, मैं पढ़ के नहीं बताना चाहता, बिल्कुल ग्राफ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसी तरह है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा हम 5वां चैप्टर हो गया, ये भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद आप सीधा आ जाइए 7वें चैप्टर में, ठीक है। 7वें चैप्टर से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं 7वां चैप्टर, ठीक। तो यहां से भी हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, हर हाल में पढ़ना आपको, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिख जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन यहां से हम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। 4 नंबर के सवाल यहां से आएंगे, सॉरी मैं बार बार 5 लिख दे रहा हूं, हम बात कर रहे थे 4 मार्क्स की, तो 4 नंबर के सवाल यहां से आते हैं जो इसका आंसर आपको 75 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। बाकी तो 2 नंबर 3 नंबर के लिए यहाँ से नहीं आते सवाल, हालांकि यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप MCQs वगैरह पढ़ लेंगे एक एक बार, ठीक। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन मैं यहाँ से प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको पढ़ें, तो आपको सिर्फ यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि वर्ल्ड वार से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उस पर एक नज़र पहले हम मार लें, उसके बाद आपको बताते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ऑन जर्मनी, व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये पढ़ेंगे आप, वर्सलिस की ट्रीटी जो है उसको प्रिपेयर करिए। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है एक ये पढ़ लीजिए, ठीक। वर्ल्ड वार पढ़ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके कारण, उसके कॉसेस, ठीक, बाकी कुछ नहीं। इसको भी एक बार आप हल्के नज़र में प्रिपेयर करे रहिएगा। अब हमको जो पढ़ना है वो ये है, व्हाट वेयर द कॉजेस ऑफ डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पढ़िए, ठीक है। व्हाट वेयर द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हर हाल में पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या है, ओके। तो ये फर्स्ट वॉर से रिलेटेड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है। इतने लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, अपने शब्दों में लिखना है, एक एक बार पढ़ लीजिए। ये हेडिंग बस याद कर लेना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ओवर द बाल्कन इशू, फ्रैंको जर्मन राइवलरी, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट ग्रुप, एसेनेशन ऑफ प्राइस, ठीक, ये सब ये छोटे छोटे टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए और अपने शब्दों में आंसर लिख दीजिए एक एक बार पढ़ के। दूसरा ये भी पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब पढ़ना है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ा, ये पढ़ लीजिए, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई। तो हेडिंग पढ़िए, आंसर अपने शब्दों में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए, एक ही जैसे आंसर आप लिखेंगे हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। वाई द वॉर दैट ब्रोक आउट, ये भी पढ़िए, इन 1914 कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हर हाल में इसको पढ़ना है आपको। दूसरा हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आप जब एक जगह प्रिपेयर कर लेंगे तो वही आंसर हर जगह लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, पॉइंट्स में दिया हुआ है, मस्त इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। एक ये पढ़िए, व्हेन वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन देयर रोल इन द फैमिली एंड पॉलिटिक्स, जब महिलाएं ऑफिस में फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती हैं तो क्या क्या बदलाव आ जाता है उनके रोल में, फैमिली में और पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज पैदा होता है उनके कारण, ये पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, ये भी देखिए, व्हाट टेक्निक्स वेयर यूज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की गई थी, नई नई टेक्निक, मशीन गन, टैंकर, सबमरीन, ये सब लाया गया था, इसी से हमला कर रहे थे। तो ये सारे आंसर आप ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कैसा भी क्वेश्चन आएगा इनको आप लिख सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पढ़ लीजिए, आप अपने आंसर बनाते समय कहीं से भी कोई भी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हमको पढ़ना है लेकिन इसमें नहीं दिखा, तो बहर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिए, इतना
आपका ये हो गया। ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 7। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9, जहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। चैप्टर नंबर 9 ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यहाँ भी मिलेगा ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ मिल जाएगा। यह है ना जर्मनी वाला, नाजिस्म वाला, तो यहाँ से भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ मिलेगा। तो इसमें देखो जितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आते हैं परीक्षा में। तो जितने 2 मार्क के क्वेश्चन है सब पढ़ लीजिए। विच पार्टी वॉज मेड बाय हिटलर इन द जर्मनी? कौन सी पार्टी बनाई थी हिटलर ने? नाजी पार्टी। मोसोलिनी, विच पार्टी वॉज मेड बाय मोसोलिनी? ये फासिस्ट पार्टी थी। इन्हीं दोनों के बीच में तो झगड़ा था, ठीक है। राइट 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन नाजिज्म एंड फासिज्म, ठीक। दोनों किसमें विश्वास करते थे? एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड अपोज टू इंटरनेशनलिज्म, कोऑपरेशन एंड पीस, ठीक। ये सब आप पढ़ लीजिए। फासिज्म क्या चीज़ है ये पढ़ लीजिए, नाजिज्म क्या चीज़ है ये पढ़ लीजिए, ठीक। इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 2 पॉइंट है, 2 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए हर हाल में, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर इसमें हमको पढ़ना है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, राइट द 4 कॉज ऑफ राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली, ये पढ़ लीजिए। हिटलर से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी रखिएगा, कैसा भी आंसर आएगा आप उसको लिख ले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं आएगी। इसको पढ़ लीजिए, हिटलर और मुसोलिनी में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है, यानी नाजिज्म और फासिज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ थी ये पूछ रहा है। वाई डिड हिटलर वांटेड एक्सपांशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। एक एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, अपने शब्दों में आप आंसर को मिक्स करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पढ़िए भैया, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर वाज द कॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर के टॉपिक आ गए, इसको पढ़ना आपको। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, हालांकि इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये पढ़ना आपको। फासिज्म और डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। वीटो वगैरह के तो क्वेश्चन हार्डली ही पूछे जाते हैं, वीटो पावर के, तो ठीक है, इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 9 भी आपने प्रिपेयर कर लिया। 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिखेंगे, याद रखना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 17 से पूछा जाता है, तो 2 नंबर का भी इसमें क्वेश्चन कवर हो गया ना। एक पूछा जाएगा चैप्टर 17 से, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन ना, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 4 नंबर और 2 नंबर। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ से एक 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से हर हाल में प्रिपेयर करना है, ठीक है, समझ गए ना। तो 2 नंबरों के क्वेश्चन में जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इन सबको पढ़ लीजिए आप यहाँ से। अब मैं एक एक करके रीड करके नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे ही लंबा हो गया। लिटरेसी रेट का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये आप अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। एक एक बार पढ़ लेना, अपने शब्दों में लिख देना, आपको नंबर मिलेगा। आंसर लिख के आना भैया, पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखिए, ये वेजेस ऑफ वर्कर लिखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा उसका इंडिकेटर कौन है, ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज़ द डेवलपमेंट इंडिकेटर फॉर द कंट्री, नेशनल इनकम, वो देश कितना कमा रहा है यही उसका इंडिकेटर होता है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ इंडिया कैन बी प्रोग्रेस्ड, ये प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट एफर्ट शुड बी मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है। ये ऐसे सवाल हैं जिनको अपने से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। महिलाओं का एजुकेशन ज़्यादा बेटर हो सके उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से एफर्ट्स जो हैं पुट किए जा सकते हैं, अब अपने शब्दों में लिख सकते हैं क्या क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक है। तो ये सब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए भैया। ये देखिए, इसको पढ़ लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पब्लिक वेलफेयर शुड बी केप्ट वाइल इस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री, ये प्रिपेयर करिए, यानी ये सब सवाल आपसे बन जाएंगे। व्हाट एफर्ट शुड बी मेड इन द बेटर एजुकेशन ऑफ वुमेन, पीछे वही क्वेश्चन आया था जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये पढ़ेंगे। पॉइंट्स में 4-5 पॉइंट लिखने रहते हैं, बस हो गया, ख़त्म आपका, ठीक। अब यहाँ से लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली। अब देखिए, एक चैप्टर नंबर 14 है, एक चैप्टर नंबर 16 है, एक चैप्टर नंबर 10 है, जहाँ से 3 नंबर के सवाल आएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए।
ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सबसे पहले देखिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप करूँगा, कुछ चीज़ें आप अपने से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, ये जो चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ से 3 नंबर का सवाल बनता है और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों तरह के सवाल यहाँ से दिखेंगे ना, यहाँ से आपको 2 मार्क के क्वेश्चन भी दिखेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिखेंगे। 2 नंबर 3 नंबर दोनों तरह के सवाल हैं, तो इसके सभी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है, कॉलोनी बनाने वाला सिस्टम की समाप्ति और कोल्ड वॉर जो अमेरिका और यूरोप के बीच में शायद हो रहा था। ठीक है, यूनियन सोवियत के बीच में था, आई थिंक, यस, यूरोप और यूनियन सोवियत के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड वार 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इंपीरियलिज्म क्या चीज़ है, इसको प्रिपेयर करिए। कॉलोनियलिज्म, इसको प्रिपेयर करिए। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं, जैसे भारत अगर अपने पड़ोसी देश में हमला कर दे और वहाँ के कुछ हिस्से को कब्जा कर ले तो उसको अपना कॉलोनी मान लेगा, यानी वो दबाव में रहेगा। जैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ नहीं 1947 के पहले तक थे, तो भारत ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी के तौर पर ट्रीट की जाती थी। कॉलोनी मतलब समझते हो ना, उसको देश का दर्जा नहीं रहता, कॉलोनी का दर्जा रहता है। ये वही आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये प्रिपेयर करिए। छोटे छोटे जितने क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं भैया, ये सब पढ़ना आपको, समझ गए, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉलोनिज्म का उल्टा। ठीक है, ये सब आप छोटे छोटे जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ड्यू टू विच इंसिडेंट्स द कोल्ड वॉर एंडेड, द सोवियत यूनियन वॉज डिजॉल्व, टूट गया सोवियत यूनियन 1992 में, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक, एटॉमिक वीपन्स, इसको पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन कोलोनिज्म एंड इंडिपेंडेंट नेशन, ये पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलोनिज्म यानी जो कब्जा किए हुए देश होते हैं उनका, और जो इंडिपेंडेंट देश होते हैं उनका क्या अंतर होता है उनके बीच में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। डिसआर्मामेंट वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। ठीक है, राइट अबाउट द ट्राइबल डैमेज कॉज बाय द एटॉमिक बम, लिख सकते हैं आप अपने से, एटम बम से क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो चैप्टर 10 से अब आप अपने शब्दों में यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे अपने हिसाब से, उतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, आएगा तो आप उसको बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर 10 हो गया हमारा। इसके बाद इसमें एक चैप्टर 14 है, एक चैप्टर 16 है, तो हम चैप्टर 14 सबसे पहले बात करेंगे। चैप्टर 11 से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कभी 3 नंबर कभी 5 नंबर के लिए बन जाते हैं, तो चैप्टर 11 शायद हमने कवर नहीं किया है कहीं पर, तो इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबरों के लिए, 2 नंबर के सवाल तो बनते ही यहाँ से। चैप्टर 11 सबसे पहले देखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे। तो छोटे छोटे जितने भी इसमें टॉपिक हैं, ये मास मीडिया पर डिपेंडेंट जो 20वीं शताब्दी से शुरू हुई, टेलीफोन किसने बनाया, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे जो हैं इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, जो भी क्वेश्चन इसके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, अखबार वाले क्या क्या है, दैनिक भास्कर, नव भारत, देशबंधु, हरिभूमि, जितने भी आप जानते हैं उससे रिलेटेड ही बात होती है। मीडिया से रिलेटेड, मास मीडिया, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो ये आप छोटे छोटे पढ़ सकते हैं। जैसे टीवी कम्युनिकेशन और प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस है, आप अपने शब्दों में इन सब के आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किताब पढ़ने का, लिख सकते हो आप आराम से। तो इसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मास मीडिया का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़िए। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, इसके बीच में क्या क्या अंतर है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने थे, बस हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आराम से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 12वें चैप्टर से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं बनाए जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से भी बनाए जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल इसको आप अपने से करेंगे। मैं अभी चैप्टर नंबर 14 की तरफ आता हूँ। चैप्टर 13 हम कवर कर चुके हैं पहले ही। चैप्टर 14 देखिए, डेमोक्रेसी, यहाँ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है हमारा ये। ठीक है, 14 है, 16 है, तो इसमें से भी आप 3-3 नंबर के लायक ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें बताने लायक नहीं है। तो ये वो चैप्टर है जिसको याद करके आंसर लिखना पड़ता है, यहाँ आप अपने से नहीं फेंक सकते, जोकोलॉजी सिस्टम नहीं चलता, तो इसको भैया पढ़ के देना पड़ेगा। जैसे वाई डिड मिस्टर अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, बिना पढ़े आप इसका आंसर लिख ही नहीं सकते, तो पढ़ के लिखना पड़ेगा। व्हाट अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी फॉर द मैन एंड वुमेन आर गिवन बाय हिंदू कोड, हिंदू कोड बिल वाला जो है ना, उसको बिल्कुल पढ़ लेना अच्छे से। तो इसके जितने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर वाले नज़र आ रहे हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लेना।
बाकी के भले आप छोड़ दो। हिंदू कोड बिल हर हाल में पढ़ लेना, हिंदू कोड बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड पेपर में दिखेगा, तो ये पूछा जाता है और इस साल भी इसके आने की चांसेस हैं, तो पढ़ लेना भैया, छोड़ के ना जाना। एटलीस्ट हिंदू कोड बिल पढ़ लेना, अंबेडकर जी रिजाइन काहे किए थे उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो पढ़ ही लेना। और ये एक क्वेश्चन देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के 3 स्पेशल फीचर लिखने हैं, ये भी आपके एक्सपेक्टेड पेपर में दिया हुआ है, तो ये भी पढ़ लेना, ये इसके आने की संभावना है। और 3 अरेंजमेंट पढ़ लेना फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, ये भी पढ़ लेना। यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है, आराम से आप इनको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको बिल्कुल पढ़ लेना, बाकी भले छोड़ देना पूरा चैप्टर, समझ गए। इसके बाद 15वां चैप्टर हम बता चुके थे, 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। चैप्टर 16 भी हम कवर कर चुके हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हो चुका, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 20 सीधा आइए, जहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। 19 वाला थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 19 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन, बजट और टैक्सेशन के ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दीजिए, लेकिन जितने यहाँ से छोटे क्वेश्चन हैं ये सब टैक्स वाले, इनको सब बिल्कुल पढ़ लेना। मैं अब एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 घंटे की वीडियो वैसे ही हो गई है, आप लोग वैसे ही नाराज हो जाओगे, कितना देर में आप वीडियो बनाए, उतना लंबा बना दिए, पढ़ें कब। व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, बिल्कुल पढ़ लेना। टैक्स वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन भैया, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के लाइक, ठीक है। हालांकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ देता है 2 नंबर में, तो ऐसा नहीं कि बड़ा आंसर है तो आप उसको उतने बड़ा याद करोगे, छोटा सा लिखना रहता है 2 नंबर के लिए, जैसा नंबर वैसा आपको आंसर। एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स क्या डिफरेंस होता है पढ़ लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिए। वैट क्या चीज़ होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़िए, ये हो गया, ये प्रिपेयर हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिड्यूस पॉवर्टी, वर्क ऑफ गवर्नमेंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से काम हैं, ये एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। आप आराम से बिना पढ़े भी इनको लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फूड सिक्योरिटी, यहाँ से भी 3 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो 3 नंबर और 2 नंबर यहाँ से देखो, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल पढ़ लेना सभी ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। 2 नंबर के जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, हर हाल में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग टाइम हंगर पढ़ लीजिए, ये आपके परीक्षा उसमें दिया एक्सपेक्टेड पेपर में आएगा, ठीक है। इन सीजी वेयर फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड, 2012 में पास हुआ था, ठीक। ठीक 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 ठीक, इधर छोड़ सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, कुछ इसमें पढ़ने योग्य नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी जो पहले आया था वही है, तो कई जगह रिपीट होता है क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिए। व्हाट में बिकॉज बाय विच देयर इज ए रैपिड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स आफ्टर 17th सेंचुरी, ये भी आपके एक्सपेक्टेड पेपर में है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आएगा परीक्षा में, ठीक है। हाँ भैया, तो बाकी सब नहीं पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पढ़ लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन इसका, पेज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हो गया। तो जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, चैप्टर 21 भी बता दिया था, 5 नंबर और 3 नंबर का आता है। अब रह गया सवाल 2 नंबर का, तो 2 नंबर जितने चैप्टर मैंने छोड़े हैं वहाँ से 2-2 नंबर के आपको अपने जो है चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से चैप्टर 2 नंबर के लाइक, ध्यान से समझिए। एक चैप्टर नंबर 4 हो गया, 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 10 हो गया, 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ रहे हो। चैप्टर नंबर 17 हो गया, 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 18 हो गया, 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें सब बाकी चीज़ें तो हम कवर कर चुके हैं वैसे ही। चैप्टर 19 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर 8 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर 9 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर 20 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना, अभी अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक है। चैप्टर 3 ये ऊपर में है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना। चैप्टर 1 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना, बस। तो पूरा आपका ये सोशल कवर हो गया है। 58 मिनट की वीडियो बन गई। वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप कहेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपेक्टेड पेपर भी मैं एक बार पढ़ के बता दूंगा, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या पैटर्न आ सकता है। तो कमेंट करके बताइए, मिलते हैं अगली वीडियो में।